गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो आज की तारीख है 21 अगस्त 2023। तो हम देखते हैं हिंदू एडिटोरियल में क्या क्या टॉपिक्स आए हुए हैं। तो बेसिकली हम क्या क्या करने वाले हैं, ये है क्रिमिनल लॉ बिल्स रीनेमिंग इज नीडलेस मेडलिंग। तो फिर है पायलट फैटीग इन इंडिया, अ वेकअप कॉल फॉर द एयरलाइंस। द फेलियर ऑफ होप एक है। इलेक्शन सिलेक्शन ये हमारे मतलब का टॉपिक नहीं है। फिर एआई सिस्टम से रिलेटेड है, थोड़ा सा वो देख लेंगे। इरिगेशन फोकस इन इंडिया मूव टुवर्ड्स ड्राइएस्ट एवर अगस्त, थोड़ा सा ये भी देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं कच्चा थी वो कंट्रोवर्सी क्या है, आप सबको पता है, हम सबको पता होना चाहिए। ये स्टैट्स क्या रखे हैं, व्हाट इज़ आरबीआईज न्यू पायलट फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। और फिर से एक एआई के बारे में टॉपिक देख सकते हैं। पहले हम ये बाकी सारी चीज़ें हम ज़रूर पहले देखते हैं। तो पहला आर्टिकल है द फेलियर ऑफ होप। तो इसमें बेसिकली कास्ट वायलेंस से रिलेटेड दे रखा है, ये हमारे सोशोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक में आ जाता है। तो ये ऑथर जो हैं ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये डिफ़ाइन करते हैं होप। होप क्या है, आशा क्या है। आशा वो, अगर आपसे कोई पूछ भी ले होप क्या है, तो ये होप की एक अच्छी डेफिनेशन है। उसमें क्या है कि भाई हम भले ही प्रेजेंट में हम कितना ही सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास टुमारो का आने वाले भविष्य का फ्यूचर जो है वो अच्छा हो, तो वो ये है होप। सो बेसिकली द प्रॉमिस ऑफ अ बेटर टुमारो डेट मेक्स लाइफ बेरेबल इवन व्हेन द प्रेजेंट इज इन्फ्यूज्ड विद सफरिंग। भले ही प्रेजेंट में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन अगर हमें प्रॉमिस हो रखा है कि भाई आगे चल के फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, तो इससे हम अपनी ज़िंदगी जो है इस वक्त के लिए हम शांतिपूर्वक निभा सकते हैं। इसी को हम कहते हैं होप। तो अगर इसी होप के ऊपर बहुत सारे असॉल्ट कर दिए जाएं, तो वो सबसे बुरे अनकाइंडेस्ट कट होते हैं, मतलब वो बहुत बुरी चीज़ होती है। तो अभी एक इंसिडेंट हुआ है, नंगुनूरी टाउन है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट आपने कहाँ पे पढ़ा है, कहीं सुना है आपने इससे पहले? जल्दी से बताओ सोच के। हाँ हाँ, मुझे पता है, आपको पता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इंडिया और रशिया का जो कुडंकुलम पावर प्लांट है, कुडंकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इंडिया और रशिया के बीच में जो कभी साइन हुआ था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव के बीच में, वो इस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ये है कि भाई एक दलित टीनेजर जो है और उनकी जो बहन थी, उनको बुरी तरह से हैक कर दिया गया, मतलब चोट मार दी गई, काट दिया गया बहुत ही बुरी तरह से। ठीक है, और किसने काटा है, इन्होंने कि भाई एक जो इंटरमीडिएट डोमिनेट कास्ट है इन्होंने, है ना। ये दिखलाती है कि पूरी पूरी जनरेशन के लिए जो वहाँ पे एक मार्जिन्स पे रह रही है, उनके लिए होप के ऊपर ये प्रहार है। तो ये अभी फ़िलहाल में लेटेस्ट कॉन्फ्लग्रेशंस हैं। कॉन्फ्लग्रेशन का मतलब क्या होता है, आग है जो कि अभी अभी भड़की है, जो कि कभी ना कभी जो स्टेट के अंदर जो छुपी हुई बीमारी है वो बाहर निकल के आ जाती है। और वो ऐसी बीमारी क्यों है, क्योंकि ये क्रॉनिकली वो प्रेजेंट है कम्युनिटीज़ में, सालों साल चलते आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दलित के ऑपरेशन जो है हिस्टोरिकली होते जा रहा है, वो कभी ना कभी उभर के आ जाता है। तो मतलब सारी बात ये है कि इन्होंने अब ये कह रहे हैं कि भाई इस केस में हुआ ये था कि जितने भी कास्ट हिंदूज़ थे और उसके स्कूलमेट्स थे, लड़के जो थे, है ना, वो उस दलित लोकेलिटी के घर में जहाँ वो रह रहे थे, उनके घर में वो घुस गए और उनको अटैक कर दिया है। और उसको अटैक करके वहीं पे खून खून करके चोट मार के वो चले गए वहाँ पे। उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस दलित लड़के ने उनके खिलाफ़ स्कूल में कंप्लेंट करी थी, क्योंकि वो उनको परेशान करते थे, लोअर कास्ट को लेके हैरेस करते थे। इसके चक्कर में स्कूल ने उनको वार्निंग इशू करी थी। इससे गुस्से में आके इन तीनों लड़कों ने इंटरमीडिएट कम्युनिटी में वहीं जाके उनके ऊपर 9 अगस्त को अटैक कर दिया था। अब लड़के की तो देखो भाई हाथ की सर्जरी हुई है ना, और सिस्टर जो है अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है, बहुत ही बुरी हालत में है। तो ये चीज़ थोड़ी सी बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है। तो अब देखते हैं, अब इसमें ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो कास्ट हेट्रेड है, ये जो कास्ट को लेके गुस्सा है ना, क्यों ऐसा है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जो है, बार बार जनरेशन टू जनरेशन ये कास्ट प्राइड जो है वो इन्फ्यूज़ कर दी जाती है। मतलब कि भाई आप इस कास्ट के हो तो आपको गर्व फील करना चाहिए। और इसकी वजह से जो कास्ट फ्री सोसाइटी की जो हम बात करते हैं, जो आशा है कि हम कभी कास्ट फ्री सोसाइटी हम हो पाएंगे, वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो जब हम कास्ट
के धागे जो हैं यूज़ करते हैं दलित चिल्ड्रन और दूसरी कास्ट के स्कूल में जो बच्चे हैं स्कूल में उनको सेपरेट करने में। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं जो धीरे धीरे उभर के वायलेंट क्लैशेस के ऊपर चली जाती है। और ये दिखाता है कि भाई किस तरह से डीपली रूटेड मलेज है। डीपली रूटेड मलेज मतलब बहुत अंदर तक घुसा हुआ ये वो है मलेज है, कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर डीपली रूटेड मलेज है अभी भी जो प्रेवलेंट है ना। अब ये ऑथर जो है ये कह रहे हैं द्रविडियन मॉडल जो था पेरियार से जो इंस्पायर हुआ था, इस जो कि क्या कहते था कि किस तरह से हमें कास्ट हेजमनी को हमें हटाना है और सभी सिटीजन्स को तरक्की के अंदर लेकर आना है। वो अब इसका मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, सबके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, जल्दी से पेरियार के बारे में जान लेते हैं। तो भाई पेरियार हैं कौन, आपको सबको पता है। पेरियार पैदा हुए थे 1879 में। देखो कांग्रेस हुई थी 1885 में ना, तो 1879 में ईवी रामास्वामी पेरियार इनका नाम है, ईवी रामास्वामी पेरियार पैदा हुए थे। और ये फेमस हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए कि किस तरह से तमिल की आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो वापस लाई जाए। इन्होंने बेसिकली पेरियार ने कांग्रेस में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। इन्होंने गांधी से भी क्वेरल हुआ था इनका। किसके ऊपर क्वेरल हुआ था, इन्होंने कहा था कि भाई क्वेश्चन ऑफ सेपरेट डाइनिंग फॉर ब्राह्मण एंड नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट, कि ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट की डाइनिंग जो हो, खाना पीना हो, अलग अलग हो, इसके ऊपर इन्होंने गांधी के साथ क्वेरल किया था। फिर 1925 में आके 1925 में आके इन्होंने जो थी कांग्रेस छोड़ दी थी और अपने आप को किससे जोड़ लिया था, जस्टिस पार्टी से, जेपी जस्टिस पार्टी से जोड़ लिया था। और फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू करी थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू करी थी 1925 में, जिन्होंने अपोज करना शुरू किया था ब्राह्मण्स की डोमिनेंस को सोशल लाइफ में, खासकर ब्यूरोक्रेसी में। तो पेरियार का जो मूवमेंट हुआ था धीरे धीरे तमिलनाडु के बिहार भी चला गया था। इसको हमने कहा वैकोम सत्याग्रह। जब वैकोम सत्याग्रह हो रहा था 1924 में, तो वो पेरियार का मूवमेंट वहाँ चला गया था। तो एक तरह बेसिकली मास मूवमेंट बन गया था जिसमें लोअर कास्ट पर्सन जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि भाई उनको जो हो हक मिले कि वो पब्लिक पाथवे यूज़ कर पाएँ। खासकर जो वैकोम का जो टेम्पल है, वैकोम के टेम्पल के सामने जो पब्लिक पाथ है उसको हम यूज़ कर पाएँ, इस चीज़ का वो विरोध चल रहा था। फिर 1940s में पेरियार ने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करी थी जिसका नाम था द्रविडर काज़ागम, डीके, द्रविडर काज़ागम, है ना, जिसने ओ द्रविड़ नाडु, एक इंडिपेंडेंट द्रविड़ नाडु के बारे में इन्होंने जागरूकता फैलाई। इसमें इन्होंने कहा कि भाई हमें तमिलनाडु भी दो, तमिलनाडु के साथ साथ हमें तेलुगु स्पीकर्स, मलयालम और कन्नड़ा स्पीकर सब इसमें आ गए थे। ठीक है। फिर 1973 में 94 की एज में जो थे पेरियार जी जो थे वो नहीं रहे, और इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए इनको फादर फिगर ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु माना जाता है। ठीक है। तो ये तो थी पेरियार के बारे में बात। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है भाई, गवर्नमेंट ने एक जज है के चंद्रू के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जिसमें वो क्या देखेंगे कि किस तरह से हमें कास्ट डिफरेंसेस जो हैं वो हमें हटाने हैं। स्टूडेंट्स के अंदर जितने भी कास्ट डिफरेंसेस हैं उनको हमें हटाना है ना। और इसके बाद जो है बस यही मेन आर्टिकल इसमें था। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, क्रिमिनल लॉ बिल्स रीनेमिंग इज नीडलेस मेडलिंग। ये किसने लिखा है, ये बेसिकली लिखा है श्री राम पंचो, एक सीनियर एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट में, और इन तीनों ने बेसिकली लिखा है। तो इसमें है क्या ये देखते हैं। तो भाई ये ऑथर क्या कह रहे हैं, ऑथर ने ये कहा कि भाई देखो अभी हम सबको पता है कि 3 नए बिल जो हैं पार्लियामेंट में लाए गए हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल है ये बिल के कंटेंट के ऊपर हम नहीं लिख रहे हैं बल्कि इनके नाम के ऊपर लिख रहे हैं। नाम इन्होंने लिखा है इंडियन पीनल कोड को। हम सबको पता है इंडियन पीनल कोड को किस में क्या कहा जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता। फिर है सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको क्या कहा गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इनके बारे में ये बात कर रहे हैं, कि नाम के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि भाई इंडियन आईपीसी एक्ट हो या फिर आपका सीआरपीसी एक्ट हो, इंडियन एविडेंस एक्ट हो, है ना। तो क्या है, ये क्या चीज़ें थी, जल्दी से हम इनके बारे में जान लेते हैं, हम देखते हैं। सो बेसिकली देखो, तो इन आईपीसी एक्ट,
आईपीसी एक्ट जो था 1860 में आया था, है ना। कब आया था 1860 में? जब पहला लॉ कमीशन आया था 1834 में। 1834 में पहला लॉ कमीशन बना था चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। उसके बाद जो था आईपीसी बना था। फिर है सीआरपीसी। सीआरपीसी बना था 1973 में, जो कि इफ़ेक्टिव हुआ था 1 अप्रैल 1974 में सीआरपीसी आया था। फिर है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट वो किसने पास किया था? इंडियन एविडेंस एक्ट पास किया था, आई से याद रख लो, आई ने ही पास किया था। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था 1872 में, 1872 में, जब ब्रिटिश का राज हुआ करता था। ठीक है, तो 1872 में आपका इंडियन एविडेंस एक्ट आया था। आईपीसी आपका 1860 में आया था और सीआरपीसी 1973 में आया था। और सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आया था आपका आईपीसी, फिर आया था आईईए, फिर आया था सीआरपीसी। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस था। अब हम देखते हैं कि भाई फीचर्स क्या हैं। तो अब हमें पता है कि भाई भारतीय न्याय संहिता जो है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस जो है वो आईपीसी के उसमें आया है। इसके फीचर्स थोड़े से जान लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बिल है ये डिफ़ाइन करता है, टेररिज्म को डिफ़ाइन कर रहा है। ये सबसे अच्छी बात ये है कि टेररिज्म को इन्होंने डिफ़ाइन किया। और बहुत सारे ऑफेंसेस जैसे कि सेपरेटिज़म, जो सेपरेटिज़म की बात करते हैं, है ना, स्टेट्स को हम सेपरेट कर देंगे, या फिर आर्म्ड रेबेलियन की ये बात करता है, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, जो कि सॉवरेनिटी को हमारी चैलेंज करता है वो। दूसरा बीएनएस ने क्या किया है? बीएनएस ने काम किया है कि सेडिशन जो है ना, सेडिशन का जो ऑफेंस है वो उसको रिपील कर दे रहा है, जो कि बहुत पुरानी कॉलोनियल परंपरा चलती आ रही थी, उसको भी हटा दिया है। तीसरा, बीएनएस ने कैपिटल पनिशमेंट की बात करी है। कैपिटल पनिशमेंट की बात करता है ये, खासकर मॉब लिंचिंग के लिए, है ना। मॉब लिंचिंग अगर आप करोगे तो उसमें आपको कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है, ये बीएनएस बात करता है। एक और बात ये करता है 10 साल के सेक्सुअल इंटरकोर्स। 10 साल का अगर आपको सज़ा हो जाएगी अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो किसी भी महिला के साथ एक झूठे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में। ठीक है, अगर आपने उनको नहीं बता रखा आप शादीशुदा और आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो या फिर झूठा प्रॉमिस करके करते हो, 10 साल की आपको सज़ा मिल सकती है। फिर एक और है, बीएनएस ने एक और चीज़ लेकर आया है, वो है कम्युनिटी सर्विस एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक क्राइम। कि भाई अगर आपको कुछ आपको रिफॉर्म करना है, रिफॉर्मेटरी प्रोविज़न एक अच्छा है इसमें, तो आप कह सकते हो कि आप कम्युनिटी सर्विस, जैसे बाहर होता है, फॉरेन में होता है कि आप कम्युनिटी सर्विस दे दो तो आप छूट जाओगे। फिर है आपका मैक्सिमम लिमिट इन्होंने तय कर दी है 180 दिन चार्जशीट दायर करने में। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, चार्जशीट दायर करने में 180 दिन ही आपको मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा हमने पढ़ा, अब हम हैं बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। तो ये क्या है? अभी हमने बताया था कि ये सीआरपीसी के उसमें रिप्लेसमेंट में आया है। तो ये बीएनएसएस क्या कर रहा है? बेसिकली प्रमोट कर रहा है टेक। ये कह रहा है कि भाई देखो, इसमें प्रोसीजर्स बताते हैं, प्रोसीजर कैसे यूज़ करनी चाहिए। प्रोसीजर्स में अभी ये कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी यूज़ करो आप ट्रायल्स में, या फिर अपील और रिकॉर्डिंग डिपोजिशंस, जो भी कोई रिकॉर्ड कर रहा है, अपील करना है, तो आप सब कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करो प्रोसीडिंग्स के लिए, टेक यूज़ करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करो। अगर आपको किसी सेक्सुअल वायलेंस किसी के साथ हुआ है, सर्वाइवर है, उसकी आप वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी आप स्टेटमेंट ले सकते हो, है ना। ऐसा ना हो कि भाई बार बार आप एक बार जो वो बता रही है उसी में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, ताकि उसके ऊपर कोई भी प्रेशर ना बने। और पुलिस को, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि भाई वो कंप्लेंट का स्टेटस 90 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करे कि भाई आपका स्टेटस कंप्लेंट का क्या है, ताकि इससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, है ना। फिर सेक्शन 41A जो सीआरपीसी का था उसको अब रीनेम कर दिया गया है सेक्शन 35, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ है, इन्होंने स्टिपुलेट किया है कि कोई भी अरेस्ट बिना प्रायर अप्रूवल के नहीं हो सकती, खासकर ऐसे ऑफिसर जो कि डीएसपी रैंक तक का हो, है ना। आपको अगर अरेस्ट करनी है तो आपको डीएसपी तक के रैंक के ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी, खासकर ऐसे ऑफेंसेस में जहाँ पे कम से कम 3 साल की सज़ा हो, या फिर इंडिविजुअल अगर 60 साल से बड़ा हो। ठीक है, इन दो चीज़ों में आपको डीएसपी लेवल के ऑफिसर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर दूसरा है कि भाई ये भी अलाउ, ये परमिट करता है कि क्रिमिनल्स को आप एब्सेंशिया, जैसे भाई बहुत सारे यहाँ क्राइम करके भाग जाते हैं, है ना। तो अब ऐसे उसमें केस में क्या होता था कि भाई
कोर्ट जो है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उसके लिए बंद हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, भले ही वो नहीं भी है तो भी जो है हम ट्राई करेंगे, तो इसको हम कहते हैं ट्राइड इन एब्सेंटिया। एब्सेंट है तब भी हम कोर्ट में इसकी ट्राई करेंगे, मतलब दाऊद इब्राहिम इन सब के ऊपर हम ट्राई कर सकते हैं। फिर ये एम्पावर करता है मैजिस्ट्रेट को कि भाई वो ऑफेंसेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर बेस्ड है, जैसे ईमेल हो गया, एसएमएस हो गया, है ना, व्हाट्सएप मैसेजेस हो गए, है ना, जिसकी वजह से एविडेंस कलेक्शन वेरिफिकेशन में मदद मिल सकती है कि भाई आप इसको आप यूज़ कर सकते हो। और मर्सी पटिशन की अगर हम बात करते हैं डेथ सेंटेंस में, उसमें भी इन्होंने कह दिया है कि भाई गवर्नर के पास 30 दिनों के अंदर और प्रेसिडेंट के पास 60 दिनों के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ेगी। तो गवर्नर के पास 30 दिन के अंदर, प्रेसिडेंट के पास 60 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ेगी। और अगर प्रेसिडेंट का कोई भी डिसीजन आता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। फिर है तीसरा बिल के बारे में हम बात कर लेते हैं। फिर है भारतीय साक्ष्य बिल, BSB। भारतीय साक्ष्य बिल में है एविडेंस, है ना। इसमें इन्होंने कहा है कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पहले डिफाइन कर रखा है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि जनरेट हुई है या फिर ट्रांसमिट हुई है ऐसी डिवाइस के द्वारा जो कि कैपेबल है कि वो उसको स्टोर कर सकती है, फिर बाद में मीन से किसी न किसी मीन से हम उसको वापस रिट्रीव कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे इन्होंने जोर दिया है कि आप उसको ऑथेंटिक मानो, इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी पे क्या कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को आप मानोगे, क्या रहेगा, है ना, ये सब चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं। DNA एविडेंस के बारे में बात कर रखी है ना। एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में, मेडिकल ओपिनियन, हैंड राइटिंग एनालिसिस के बारे में बात कर रखी है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बात कर रखी है। बेसिकली ये सारी चीज़ें इन्होंने कह रखी है। तो हम अपने आर्टिकल पे आ जाते हैं जल्दी से। सो बेसिकली हमारा आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर है। आर्टिकल तो इस चीज़ के ऊपर है, लेकिन इस आर्टिकल में इन्होंने बात कर रखी है बिल्स के ऊपर, नाम के ऊपर। ठीक है, तो नाम हम देख लेते हैं। तो ये कहने कि भाई ये जो नाम है ये बहुत ही अनफेमिलियर है और अनप्रोनाउंसेबल है। मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री सिटीजन, मतलब लोग इसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे, बहुत ही मुश्किल से ये बोल पा रहे हैं, है ना। और ख़ासकर उनकी जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हीं के द्वारा बोलना बड़ा मुश्किल है। तो आर्टिकल 348 जो संविधान का है वो ये कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा अथॉरिटेटिव टेक्स्ट अगर एक्ट के द्वारा पास किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है, वो किस में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आर्टिकल 348 में कह रखा है। अब ये हम चीज़ ज़रूर मानते हैं कि जो तीनों बिल आए हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन टाइटल जो है इनका हिंदी में है ना, जो कि खिलाफ जा रहा है इस आर्टिकल के। और आर्टिकल ने एक एम्बार्गो प्लेस किया था। एम्बार्गो मतलब एक रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिट किया था, मना किया था कि नहीं आप जो है जो भी बिल लेकर आओगे आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही लेकर आओगे। ठीक है, इसके अगेंस्ट ही जा रहा है। भले बिल का जो बॉडी है वो आपका किस में है, वो मानते हैं भाई कि भाई आपकी जो बिल की बॉडी है वो आपके हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, लेकिन टाइटल आपका किस में है, इंग्लिश में है। ठीक है, तो इशू क्या है, लैंग्वेज और लीगल रेजिम का हम सबको पता है एक बहुत बड़ा इशू चलता आ रहा है। इन्होंने क्या बात कर रखी है, तो इन्होंने ये कहा है कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बहुत अच्छा डिबेट भी हुआ था लैंग्वेज को लेके, बहुत अच्छा वाला डिबेट हुआ था, जिसकी वजह से एडॉप्शन हुई थी बहुत सारे हमारे संविधान के प्रोविजंस में, और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करी थी, है ना। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट क्या है और थोड़ा सा डिबेट के बारे में हम जल्दी से जान लेते हैं। सो बेसिकली देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, जब डिबेट हो रहा था तब ये बहुत बड़ा हॉट टॉपिक था कि भाई कौन सी लैंग्वेज जो है हमें यूज़ करनी है, हमें इस्तेमाल करनी है ना। उसमें 3 जो लोग थे, जेबी कृपलानी जी, मिस्टर आर वी बुलेकर एंड मिस्टर रैननाथ गबनकर, ये कह रहे थे कि भाई प्रोसीडिंग्स जो भी असेंबली की हो वो किस में हो, हिंदुस्तानी में हो, और कॉन्स्टिट्यूशन भी जो हो उसी में ड्राफ्ट करा जाए और वही अथॉरिटेटिव हो। लेकिन उस वक्त की पॉलिटिकल कंडीशन एकदम से बदल गई जैसी फ्रीडम हुई, क्योंकि 30 जनवरी को जो था आपका 1948 में जो महात्मा गांधी जो थे नहीं रहे, है ना। इस सर्कमस्टांसेस में हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज थी वो तो पूरी तरह से 8वें शेड्यूल तक में नहीं आ पाई, है ना। दिक्कत ये रहेगी। फिर इसके बारे में और जो नॉन हिंदी लीडर्स जिसमें थे कि आपके गोपाल स्वामी अयंगर, पट्टाभी सीतारामैया, H.G. रांगा,
इन्होंने एक स्टेटमेंट साइन करी जिसको पढ़ा था सेठ गोविंद दास ने, जीडी ने, गोविंद दास ने पढ़ा। और उन्होंने कहा कि अगर हिंदी एक्सेप्ट होती है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, तब जो हिंदी न्यूमरल्स हैं शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड, कि भाई हिंदी के, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो हिंदी के जो न्यूमरल्स हैं वो भी आप एक्सेप्ट करो, कि हिंदी में ही नंबर लिखो, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ, तो इन्होंने तो ये बात कही, फिर दूसरी तरफ किसने क्या बात करी, दूसरी तरफ आपके आए वहाँ पे डॉक्टर पी सुब्बरायन, फिर BM गुप्ता, मोहम्मद इस्माइल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, ये लीडर्स थे जिन्होंने कहा कि भाई हम इंटरनेशनल न्यूमरल्स हमें फेवर करनी है, 1 2 3 4 5, है ना। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई साउथ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉर्थ इंडिया को भी एक्सेप्ट करना चाहिए इंटरनेशनल न्यूमरल्स। तो तब जाके लास्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया था हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड एज रिगार्ड न्यूमरल्स इंटरनेशनल न्यूमरल्स वर एक्सेप्टेड। धीरे धीरे अब इसके आगे क्या हुआ, अब हम जानते हैं कि भाई हिंदी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या बेसिक थोड़े कदम उठाए हैं। तो सबसे पहले हम सबको पता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो कौन लेकर आया था, कोठारी कमीशन लेकर आया था, है ना। कोठारी कमीशन लेकर आया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसमें थी जो पहली लैंग्वेज थी वो मदर टंग होगी, दूसरी लैंग्वेज मदर टंग किस में होगी, या फिर रीजनल लैंग्वेज में होगी। सेकंड लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में वो दूसरी भाषा बोलेंगे, जैसे कि भाई कोई हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वहाँ पे वो इंग्लिश और दूसरी भाषा सिखाएंगे, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सिखाएंगे। और थर्ड लैंग्वेज क्या होगी कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट में वो इंग्लिश या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी, और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में भी वो एक इंग्लिश या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी। बेसिकली हिंदी कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ गई। फिर आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अभी सबको पता है 2020 में। इन्होंने कहा है कि भाई हमें कोशिश करनी है कि हम हिंदी संस्कृत को प्रमोट करें और रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करें। वो ये NEP कह रहा है कि भाई मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज जो होगी वो प्रेफर्ड मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, कौन सी कक्षा तक, 5th क्लास तक, 5वीं क्लास तक, ठीक है, और पॉसिबली 8th तक आप कोशिश कर लो, ठीक है। और NEP ने ये डिसाइड किया था कि भाई हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो हो हम प्रमोट करें, ताकि मल्टीलिंगुअलिज्म और नेशनल यूनिटी को हम प्रमोट कर पाएँ। अब आर्टिकल देखो, अब दूसरा हम एक और बात करते हैं। अब हम जानते हैं हिंदी की क्या पोजीशन है बाकी लैंग्वेजेस के उसमें। तो 2011 का सेंसस हुआ था, लिंग्विस्टिक सेंसस हुआ था, लिंग्विस्टिक सेंसस हुआ 2011 में। इसमें क्या हुआ, इन्होंने पाया कि 121 मदर टंग हैं भारत में, 121 मदर टंग हैं, है ना। और 52.8 करोड़ इंडिविजुअल या फिर 43.6% पॉपुलेशन जो है वो हिंदी बोलती है ना, एज अ मदर टंग के तौर पे। और 11% पॉपुलेशन जो है वो इसको सेकंड लैंग्वेज के तौर पे बोलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि 55% पॉपुलेशन जो है हिंदी को जानती है या तो मदर टंग के तौर पे या फिर सेकंड लैंग्वेज के तौर पे। और बंगाली की अगर हम बात करें तो 8% पॉपुलेशन जो है लगभग, आप मान लो 9.72 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो बंगाली जानती है। बंगाली मतलब ये है सेकंड सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। और शेयर ऑफ द लैंग्वेज जैसे बंगाली है, मलयालम है, उर्दू है, वो कम हुआ है, और हिंदी जो है और पंजाबी स्पीकर्स जो हैं वो बढ़े हैं, ठीक है। 1971 से 2011 के बीच में अगर बात करोगे जो हिंदी के स्पीकर्स हैं वो 2.5 गुना बढ़ गए हैं, है ना। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है हिंदी के बारे में। तो सबसे पहले तो है दे रखा है शेड्यूल 8 में हमारे संविधान में दे रखा है कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, जिसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है ना। शेड्यूल 8 में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है। फिर आर्टिकल 351 ये कहता है कि भाई यूनियन की जिम्मेदारी है कि भाई आप हिंदी के लैंग्वेज को प्रमोट करो, कि किस तरह से आप उसको एक लिंगुआ फ्रेंका बना दो। लिंगुआ फ्रेंका मतलब आम बोलने चालने कम्युनिकेट करने वाली एक लैंग्वेज बना दो। फिर आर्टिकल 348(2) में दे रखा है कि कोई भी गवर्नर जो किसी का स्टेट का होगा वो पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेगा गवर्नर, और वो ऑथोराइज कर सकता है हिंदी लैंग्वेज या फिर दूसरी कोई लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज किसी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए स्टेट में वो यूज़ कर सकता है। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में आप हिंदी यूज़ करा सकते हो, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भी इसमें दे रखा है।
ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक शर्त है, इसमें ये शर्त है कि जो भी डिक्रीज़ हैं, जजमेंट्स हैं या जो ऑर्डर्स हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा जो भी पास हो रहे हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए। ठीक है। फिर है आर्टिकल 343(1). आर्टिकल 343(1) में एक दे रखा है कि हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी, वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की। ठीक है, ये आर्टिकल हो गया, 351 हो गया, 343(1) हो गया। सेक्शन 8 22 ऑफिशियल लैंग्वेज का मैंने बता दिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में अंडर सेक्शन 7 लैंग्वेज सेक्शन 7 में दे रखा है हिंदी का यूजेज और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, खासकर इंग्लिश के साथ हम ऑथोराइज़ कर सकते हैं, गवर्नर ऑथोराइज़ कर सकता है अगर वो प्रेसिडेंट की परमिशन ले ले तो, मैंने अभी बताया है। ठीक है, ये चीज़ इसमें दे रखी है। सो बेसिकली जो था इशू जो था मैंने अभी बता दिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत अच्छे से डिबेट हुआ था, इसकी वजह से काफ़ी प्रोविजंस जो थे संविधान में लाए गए थे, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में भी लाए गए थे, और लीगल रेजिम में प्लेस कर दिया गया था जिसमें ये कहा था कि इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी जब तक कि इसको अनटिल रेजोल्यूशंस फॉर द जब तक इसको स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट जो है स्पेशली कोई रेजोल्यूशन ला के इसको ना हटाए तो, है ना। और ये इसका चांसेस बहुत कम है क्योंकि अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इंग्लिश होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर हम लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री की बात करते हैं जहाँ पे लैंग्वेज जो है एक बहुत ही अच्छा फ्लैश पॉइंट है, जैसे कि मतलब फ्लैश पॉइंट मतलब हमें याद दिला देती है बहुत सारे प्रोटेस्ट और पीपल मूवमेंट्स के बारे में, है ना, क्योंकि लोगों का इससे इमोशंस और सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, है ना, और इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये भी एक सच्चाई है हमारे इतिहास में कि भी जो भी हमारी स्टेट हैं वो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के आधार पे भी बटे हुए हैं। यही दिखाता है कि ये जो इशू है लैंग्वेज का हमारी आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट और उसके रेजिडेंट से किस तरह से जुड़ी हुई है। हमें याद करना चाहिए कि किस तरह से स्टेट जो थी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब, कर्नाटका के बीच में वहाँ पे विद्रोह हुआ था जब उन्होंने ऑफिशियल हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात करी थी 1960s में। तो ये कि बहुत ही इमोटिव इशू है, मतलब बहुत ही इमोशन से भरा हुआ इशू है। लैंग्वेज जो है हमारे कल्चर का पार्ट है, और अगर हम कोई भी ऐसे अटैम्प्ट करते हैं कि हिंदी को इसमें हम लाने की बात कर रहे हैं, नेम बिल्स की नाम में लाने की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम एक कल्चर को इम्पोज कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक मेजोरिटी का कल्चर इम्पोज कर रहे हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के ऊपर, है ना। अभी हमने पढ़ा 55% जो है बोलने वाले वो हिंदी हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि हिंदी यूज़ करो, इसका मतलब है कि मेजोरिटेरियन आप माइनॉरिटीज़ के ऊपर आप इम्पोज कर रहे हो। फिर मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, तो यही जो एंग्जाइटी है नॉन हिंदी स्पीकर्स का, यही दिक्कत कर रही है सारा, कि भाई यही डर है बेसिकली इनका कि भाई ये चीज़ें इम्पोज कर दी जाएंगी। तो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2020 में, इसमें इन्होंने कुछ प्रोविजंस भी लेकर आए थे। ऐसे प्रोविजंस थे मैंने आपको बताया जिसमें हिंदी को इम्पोज करने की बात ही कह रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से आप देखो तो यूनियन होम मिनिस्टर ने भी ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जिसमें इन्होंने हिंदी का लैंग्वेज को, हिंदी को एक नेशनहुड और आइडिया ऑफ इंडिया से जोड़ा कि हिंदी मतलब नेशनहुड है और मतलब भारत का एक आइडिया, विचार जो है वो एक हिंदी से जुड़ा हुआ है। और 2019 में भी इन्होंने कहा था कि सिर्फ हिंदी ही देश को जोड़ सकती है ना, ये स्टेटमेंट इन्होंने कही थी। तो इसी स्तर पे जो है हिंदी दिवस भी मनाया जाता है और इसी वजह से आज भी ये इशू अभी भी है। लेकिन ये जो परसेप्शन है कि भाई आप ये कह रहे हो कि इंडिया की मोस्ट स्पोकन रीजनल लैंग्वेजेस को दूसरी लैंग्वेज से रिप्लेस कर दें, आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दें, ये थोड़ा सा मुश्किल इशू है क्योंकि ये सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं है, ये कल्चर के बारे में है, इंक्लूसिविटी की, सबको साथ लेके चलने वाले, डाइवर्सिटी के बारे में है, रिस्पेक्ट के बारे में है कि बाकी लैंग्वेज जो कि जैसे बंगाली जो कि 8% बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, ये कह रहे हैं कि भाई इनकी भी तो लैंग्वेज है, इनका एक कल्चर है ना, इनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कि अगर हम ये कहें कि भाई नहीं हमारा नंबर ज़्यादा है और बाकी कम्युनिटीज़ को इसमें एसिमिलेट कर देना चाहिए, तो ये बेसिकली एक मेजोरिटेरियनिज्म है और ये एंटीथेटिकल है, विद्रोह में है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में है ये चीज़, है ना। तो लीगल पोजीशन तो भारत की यही है कि भाई इंग्लिश जो है कंटिन्यू रहेगी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अंटिल जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं वो जब तक नहीं चाह रहे हैं, तो है ना। और प्रेरोगेटिव टू हैव हिंदी एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज डज नॉट लाई विद दोज इन हिंदी हार्टलैंड बट विद दोज ऑन इट्स मार्जिन। मतलब ये है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेंगे वो लोग जो कि मार्जिन पे रह रहे हैं, मतलब बाकी स्टेट डिसाइड करेगी, ना कि हिंदी हार्टलैंड जहाँ पे हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे। संविधान में तो बेसिकली यही दे रखा है।
है ना। और ये भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि भाई जो भी पार्लियामेंट के जो टेक्स्ट ऑफ लॉज होंगे, कानून होंगे, वो इंग्लिश में होंगे, है ना। और इनका अगर आप नाम भी बदलोगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो नाम बदलने की अगर बात करते हैं तो भाई साफ सीधी बात तो ये है कि भाई इंग्लिश जो है लैंग्वेज है हमारे कानून की और कोर्ट की, है ना। और सुपीरियर कोर्ट, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तो लैंग्वेज है ही। और जजेस जो हैं एक देश से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो उस जो भी स्टैट्यूट्स हैं वो भी इंग्लिश में रीड किए जाते हैं, है ना। इसी के फ़ायदे में हमें ये पता है कि हमारा एक कॉमन लॉ सिस्टम है जो कि ऐसे देखो भाई, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून पास किया, वो इंग्लिश में पास हुआ, है ना। उस कानून को साउथ इंडियन स्टेट वाले मानेंगे, है ना, क्योंकि उसी को वो प्रेसिडेंट देंगे और वो पढ़ा भी जाएगा, स्टोर भी होगा इंग्लिश में, है ना। अगर वो हिंदी में होगा, नीचे वाले साउथ स्टेट जो होंगी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट होंगी, वो नहीं समझ पाएंगी, तो फिर इसमें दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो अब ये जो ऐसे कानून होते हैं, हमें ये भी पता है कि कानूनों में बहुत सारे पेचीदगियाँ होती हैं, प्लीडिंग्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। आर्गूमेंट, जजमेंट बहुत साफ वो होने चाहिए कि हमें समझ आ जाए। तो अगर उसमें हिंदी आएगी या इंग्लिश आएगी, कोई भी दूसरी लैंग्वेजेस ऐसे इम्पोज होंगी, तो उसमें हमारे कानूनों में दिक्कत आने वाली है। तो ये ऑथर कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले टास्क जो है पार्लियामेंट्री कमेटी का, क्योंकि बिल जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिए गए हैं, ये टास्क होना चाहिए कि भाई नाम को बदला जाए, ठीक है। और इस नाम के बारे में भी गहन वार्तालाप थोड़ी सी होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम आ जाते हैं। सो बेसिकली हम देखते हैं पायलट फैटिग इन इंडिया, वेकअप कॉल फॉर द एयरलाइंस, है ना। ये ऑथर जो हैं कैप्टन ए रंगनाथन है। तो ये क्या कह रहे हैं, अभी वैसे हम सबको पता है कि एक पायलट जो था फ्लाइट में जा रहा था और वो जो थे एमआई के थ्रू, हार्ट अटैक के थ्रू वो नहीं रहे, और उनके साथ कोई को पायलट नहीं था। तो ये पुरानी बातें याद करते हैं कि भाई पुरानी चीज़ों में क्या क्या हुआ था। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई 1976 में, 1976 में एक इंडियन एयरलाइंस कैवरल फ़्लाइट थी बॉम्बे टू मद्रास, ये क्रैश हो गई थी उड़ते ही, है ना। जब वो एमरजेंसी लैंडिंग कर रही थी तो 95 पैसेंजर थे वो नहीं रहे थे, इंजन के पास आग लग गई थी। जो लास्ट वर्ड थे के डी गुप्ता के, वो उन्होंने कहा था कि भाई वॉज फीलिंग स्लीपिंग, को नींद आ रही है ना। तो ये चीज़ एक इन्होंने ये इशू बताया। दूसरा इन्होंने बताया भाई कि भाई एक पायलट जो है अलग अलग तरह के एयरप्लेन उड़ाता है, ये भी थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि इनको बोइंग की ट्रेनिंग मिली थी और इनसे कैरवल फ़्लाइट उड़ाने के लिए कहा गया था, जो कि ठीक नहीं है। भले ही उन दोनों के इनके लाइसेंस पे दोनों को उड़ाने के लिए परमिशन मिली हुई थी, एंडोर्समेंट मिली हुई थी। फिर रीसेंट क्रू इंसिडेंट हुए, जैसे इन्होंने कहा कि भाई कुछ इंडियन पायलट जो हैं वो कार्डियक अरेस्ट इनको हो गया था उड़ते हुए। जैसे कि एक पायलट था इंडियन ओरिजिन का जो कि एयरलाइन उड़ा रहा था वेस्ट एशिया में, एक पायलट था जो कि एम्प्लॉयड था एक मेजर प्राइवेट एयरलाइन में भारत में, जो कि कोलैप्स हो गया था, मर गया था, खासकर बोर्डिंग गेट नागपुर में, है ना, जस्ट बिफोर हिज फ्लाइट, अपनी फ़्लाइट से जस्ट पहले जो था वो मर गया था। तो नागपुर आपको पता है ना, ऑरेंज सिटी है ना, ऑरेंज की सिटी है। तो तीसरा इंसिडेंट हुआ था, एक पायलट जो कि लैटिन अमेरिका में एयरलाइन फ़्लाइट थी जो कि मियामी टू सेंटियागो चिली में जा रही थी, वो भी कोलैप्स हो गए थे और को पायलट जो थे उनको ये जहाज़ उतारना पड़ा था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई क्या जो एयरलाइन मैनेजमेंट है, एविएशन रेगुलेटर हैं भारत के, क्या वो इस फैटीग को समझते हैं, स्लीप डेप्रिवेशन को समझते हैं कि नींद की कितनी ज़रूरत है, कि नींद की कितनी बड़ी कीमत होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट हो गया या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो गया या फिर डीजीसी हो गया, एयरलाइंस हो गई, इनके ऊपर ध्यान देंगे। इंडिया के पास वर्स्ट सेट ऑफ रूल्स हैं, खासकर फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के ऊपर, किसी से ज़्यादा ड्यूटी नहीं हो सकती, और रेस्ट पीरियड को लेके जिन लोगों ने इनको बनाया है, इम्प्लीमेंट किया है, उनको अभी पता ही नहीं है कि रिस्क कितना बड़ा इन्वॉल्व है। इंडिया का डीजीसी और जो एयरलाइन है उनको एक चैप्टर पढ़ना चाहिए, पायलट फैटीग एंड द रेगुलेशन ऑफ एयरलाइन शेड्यूल्स इन द पोस्ट वार ब्रिटेन, किस पब्लिकेशन में, बैलेंसिंग द सेल्फ, इसका चैप्टर पढ़ने की इन्होंने एडवाइस दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं इनमें से एक की मौत जो थी वो कॉकपिट में हो गई थी, लेकिन उसमें क्या था, को पायलट ने संभाल लिया था। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई को पायलट जो है उसका एक्सपीरियंस लेवल या कॉम्पिटेंसीज बहुत अच्छी हैं कि वो संभाल पाएगा, ये भी एक सीरियस इशू है। भले ही को पायलट को कंपनी तो कहती है कि भाई दे आर वेरी वेल ट्रेंड एंड मिनिमम स्टैंडर्ड्स को वो फुलफ़िल करते हैं,
है ना। अब ये कहने हैं कि 40 साल से मुझे तजुर्बा है और मुझे पता है कि किस तरह से जो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं, है ना, उनको ट्रेन करने की कितनी मुश्किल काम होता है और किस तरह से ये पास हो जाते हैं। बस एक बॉक्सेस होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, इन्होंने ये कर रखा है राइट 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 मार के ये पास हो जाते हैं। इन्होंने हाईलाइट किया कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का एनेक्स 14 वॉल्यूम 1 जिसमें है स्टैंडर्ड्स फॉर रनवेज एंड एयरफील्ड्स, स्टैंडर्ड दे रखे हैं इसमें। इसमें इन्होंने कहा कि किस तरह से हम बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हम जी रहे हैं, है ना। एयरलाइंस द वर्ल्ड ओवर हैव अ मिनिमम टोटल कॉकपिट टाइम एक्सपीरियंस फॉर बोथ पायलट पुट टुगेदर विद स्पेसिफिक आवर, पूरे मिनिमम आवर्स दे रखे हैं। तो क्या डीजीसी और एयरलाइंस जो हैं भारत की इन नंबरों को मीट करती हैं, ये देखने वाली बात है। ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं फ्रेज़ जो कि यूज़ किया गया था रियल ली वेस्योर के द्वारा, जो कि एक लीड इन्वेस्टिगेटर थे एयर फ्रांस ओवर एन इंसिडेंट एट टोरंटो एयरपोर्ट कनाडा में 2005 में। इन्होंने कहा था ह्यूमंस आर ह्यूमंस, दे आर नॉट मशीन्स। तो जब डीजीसीए एयरलाइंस को जब ये वेकअप कॉल मिल चुकी है विजडम की, तो भाई उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए और ड्यूटी टाइमिंग्स जो हो सभी क्रू के लिए वन साइज़ फिट ऑल मैटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी ह्यूमंस के लिए फैटीग लेवल जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। सबकी सर्काडियन रिदम जो होती है वो अलग अलग समय पे एक्टिव होती हैं, है ना। हम सबको पता है रात के समय और सुबह तक हमें ज़्यादा नींद आती है ना। तो जो नंबर ऑफ़ लैंडिंग्स अ पायलट परफॉर्म ड्यूरिंग हिज ड्यूटी पीरियड एड्स, जितने पायलट जो है फ्लाइट उड़ाएगा उसकी वजह से उसके ऊपर फैटीग लेवल और बढ़ेगा, है ना। 60 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो साइंटिफिक स्टडी ने प्रूव किया था कि जो स्ट्रेस लेवल है जब हम लैंड कर रहे होते हैं, बेसिकली जब हम फ्लाइट को ज़मीन के ऊपर उतार रहे होते हैं, तब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनकी हार्ट लेवल जो होता है 240 बीट पर मिनट तक बढ़ जाती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो किक इन, एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, हमारे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और उस वक्त हमारी पल्स रेट भी जो होती है 250 के पार चली जाती है। तो यही जो स्लीप डेप्रिवेशन है और माइक्रो स्लीप कंडीशन जो होती है, थोड़ा सा आप सोच लो, बिटवीन 5 to 15 सेकेंड ड्यूरिंग द अप्रोच एंड लैंडिंग फेज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो मतलब जब वो उतर रहे हैं, ज़मीन पे उतार रहे हैं अपनी फ़्लाइट को, है ना, और वो बस उसी पल थोड़ा सा जब वो 5 से 15 सेकंड जब वो सो जाते हैं, वही सारा दिक्कत करता है, वही एक्सीडेंट का मुख्य कारण होता है। और ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है आगे चल के रिजॉल्व करने के लिए, ठीक। पायलट्स जो होते हैं, फिर एक बात करते हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टाफ। ये कह रहे हैं कि भाई देखो, पायलट और जो एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ है ये दोनों में अंतर है ना। एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ और या फिर मैनेजमेंट स्टाफ में अंतर होता है। जो ग्राउंड स्टाफ पे होते हैं, ग्राउंड स्टाफ जो होता है, जो मतलब एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, उनको तो भाई देखो हफ्ते में 2 ऑफ मिल सकते हैं फॉर 52 वीक्स इन एडिशन टू पब्लिक हॉलीडेज एंड एनुअल लीव। हफ्ते में 2 छुट्टियाँ मिलती ही हैं, मिल सकती है और मिलनी भी चाहिए। लेकिन जो फ्लाइंग क्रू है भारत का, इनको सिर्फ 1 डे ऑफ मिलता है हफ्ते में सिर्फ 1 छुट्टी मिलती है एंड जस्ट देयर एनुअल लीव, और सिर्फ एनुअल लीव उनको मिलती है। और सेफ एयरलाइंस जो होती हैं वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करती हैं कम से कम 2 छुट्टियाँ हफ्ते में, और रेस्ट पीरियड उनको मिलता है फ़्लाइट्स के बीच में, ताकि उनका शरीर जो है आराम कर पाए। डीजीसीए रेगुलेशंस जो होती हैं ये कम से कम एब्सोल्यूट मिनिमम भी नहीं दे रही हैं, है ना। वो 2 छुट्टियाँ मांगते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 छुट्टी मिल रही है, ठीक है। और जो फैटल एक्सीडेंट हुआ था बेंगलुरु में कोझिकोडे में, है ना, कोझिकोडे वैसे आपने सुना है कहीं? कोझिकोडे नाम आपने सुना होगा। कोझिकोडा जो था भाई एक ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था एंशिएंट काल में, है ना, जहाँ पे अरब्स हो, चाइनीज़ हो, यूरोपियंस हैं आया करते थे। वास्को डिगामा भी जो था 1498 में कोझिकोडे में आए थे, है ना। इन्होंने सी रूट एस्टेब्लिश कर दिया था। फिर जो ज़ैमोरिन ऑफ कैलिकट था उसने भी कोझिकोडे को अपनाया था। कोझिकोडे में ही कप्पड़ बीच है ना। ये हमें थोड़ा सा ही पता होने चाहिए कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। और ये स्पाइसेस के बारे में, मसालों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो जो फैटल इंसिडेंट हुआ है बेंगलुरु में कोझिकोड में 2020 में, इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आइडेंटिफाई किया था कि पायलट जो थे वो दवाइयों पे थे, मेडिसिन ले रहे थे, है ना। तो विद अ काइंड ऑफ रोस्टिंग वेयर क्यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम एट होम बट आर अवे फ्रॉम 6 हफ्ते में 6 दिन तो बाहर ही रहते हैं। सेल्फ मेडिकेशन, खुद से मेडिकेशन जो होती है वो एक नॉर्म हो जाती है कि भाई हम बार बार डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते, खुद से ही दवाई ले लेते हैं। अब उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है नींद, और बस हो जाता है, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है।
तो हैविंग इंक्वायरीज विदाउट, अब भाई आप इंक्वायरी कराए जा रहे हो, उसको आप इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे जो भी फाइंडिंग्स के हैं, तो उसकी वजह से समस्या आगे कभी भी भविष्य में हो सकती है। और जितनी जल्दी भारत का ये सिस्टम इसको समझ लें उतना ही फ़ायदा होगा हमारी फ़्लाइट सेफ्टी को लेके। तो हम कच्छातीवू आइलैंड पहली बात हम देख लेते हैं शुरू करने से पहले। देखो ये श्रीलंका है ना, दिस इज़ श्रीलंका। श्रीलंका के मन्नार आइलैंड है, ये भारत आ रहा है। भारत का ये रामेश्वरम द्वीप है, रामेश्वरम है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और यहाँ पे जो है दिस इज़ कच्छातीवू आइलैंड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कच्छातीवू कंट्रोवर्सी है क्या। तो कभी कच्छातीवू कंट्रोवर्सी अभी शुरुआत वापस बहुत पुरानी है ना, दोबारा से इरप्ट हो गई है। अब आपने मैप देख लिया है तो अब आपको ध्यान होना चाहिए अब कैसे क्या है। तो भाई 18 अगस्त को हुआ ये, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उन्होंने इस डिबेट को वापस से रिवाइव कर दिया कच्छातीवू के, जो कि एक अनइनहेबिटेड, जहाँ पे कोई नहीं रहता है, बैरन है 285 एकड़ का, जो कि 14 नॉटिकल माइल्स हैं रामेश्वरम से दूर। इन्होंने वापस से कहा कि श्रीलंका से आप कहो कि भाई वो जो कच्छातीवू का जो वो दिक्कत है, फिशरमैन की जो दिक्कत आ रही है, उसकी प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट करें। इन्होंने, श्रीलंका ने कुछ फिशरमैन अरेस्ट कर लिए थे, उन फिशरमैन को छोड़ा है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनकी जो नाव है, फिश नेट्स हैं, एसेंशियल जो कि है लाइवलीहुड के लिए, फिशरमैन के लिए, वो इन्होंने वापस नहीं करी है। तो कच्छातीवू कब श्रीलंका के पास गया? 26 से 28 जून 1974 में जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के श्रीलंका के, इंदिरा गांधी और श्री रिम आरडी बंडर नायके, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था हमारे दो देशों के बीच में, जो कि पाक स्टेट से और एडम ब्रिज तक जारी थी, है ना। फिर जॉइंट स्टेटमेंट जो उन्होंने रिलीज़ किया 1974 में, इन्होंने कहा कि भाई जो भी हमने बाउंड्री डिसाइड करी है वो हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पे, लीगल इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के आधार पे और प्रेसिडेंट जो रहे हैं उसके आधार पे हमने डिसाइड करा है ना। और ये जो बाउंड्री है ये 1 माइल ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अनइनहेबिटेड कच्छातीवू के वेस्ट में 1 माइल ऑफ पड़ती है। मतलब कच्छातीवू अगर यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है, तो कच्छातीवू ज़रूरी क्यों है भाई, ऐसा क्या हो रखा है? तो भाई फिशर फॉक ऑफ द टू कंट्रीज़, जो मछुआरे हैं वहाँ के ना, वो इसको मछली पकड़ने के लिए यूज़ करते आ रहे हैं सदियों से। दो दिस फीचर वाज 1974 के एग्रीमेंट में इसको एक्नॉलेज किया गया था कि भाई वहाँ पे मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने में के लिए। सप्लीमेंटल पैक्ट साइन हुआ था 1976 में, 1976 में क्लियर कर दिया गया था कि जो फिशरमैन हैं दोनों देश के, वो shall not engage in fishing in the historic water, territorial sea or exclusive zone or exclusive economic zone of either of the countries without express permission of Sri Lanka और इंडिया। मतलब वही चीज़ कि 1976 में ये कह दिया गया कोई भी मछुआरा जो है हिस्टोरिकल वाटर, टेरिटोरियल सी हो या फिर एक्सक्लूसिव जोन हो, कि दोनों देशों में वहाँ पे जाके आप मछली नहीं पकड़ोगे एक दूसरे के, है ना। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसके सेक्शन जो हैं या फिर फिशर फॉक जो मछुआरे हैं तमिलनाडु में, ये बिलीव करते हैं कि अगर कच्छातीवू जो है रिट्रीव हो जाएगा, भारत के पास वापस आ जाएगा, तो इसकी वजह से जो मछुआरों की जो समस्या है, जो कई बार इलीगली वो क्रॉस कर जाते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को, है ना, वो उनकी समस्या जो होगी हल हो जाएगी। और जो श्रीलंका के जो मछुआरे हैं नॉर्दर्न प्रोविंस के, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसकी वजह से उनकी सफरिंग बढ़ जाएगी। इट वुड ऐड टू द सफरिंग फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट। क्यों सफरिंग क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि तमिलनाडु के मछुआरे वहाँ आके बहुत सारी मछलियाँ पकड़ेंगे और बॉटम ट्रॉलिंग करेंगे। बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? नेट, जैसे समुद्र है, नेट बिल्कुल ऐसे डाल देंगे और सारी की सारी मछलियाँ जो होती हैं इसके अंदर पकड़ी जाती हैं। तो इसकी वजह से समुद्र की रेत हो, बहुत सारी जो होती है वहाँ पे पकड़ लेते हैं। तो बॉटम ट्रॉलिंग की वजह से एनवायरमेंटल हैजर्ड्स बहुत होते हैं, है ना। बॉटम ट्रॉलिंग मतलब क्या है? समुद्र है, समुद्र के तल पे बिल्कुल ऐसे जाला फेंक देते हैं और वो जाला को घसीटते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, ऐसा नेगोशिएशन क्यों ट्रिगर हुआ? देखो, श्रीलंका ने क्लेम किया सोवरेनिटी कच्छातीवू के ऊपर, इस बात पे कहते हुए कि भाई पोर्चुगीज़ जिन्होंने ऑक्यूपाई किया था आइलैंड को 1505 से 1658 CE में, उन्होंने इस आइलैंड के ऊपर जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करी थी। उन्होंने कहा था भाई पोर्चुगीज़ का हमारा राज था और पोर्चुगीज़ जो थे इस आइलैंड के ऊपर राज करते थे। और इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा कि भाई जो पुराने राजा थे रामनाथपुरम, इनके पास इसका पार्ट हुआ करता था, रामनाथपुरम के पास। सो अकॉर्डिंग टू एक आर्टिकल जो हिंदू में छपा था 1968 में,
विच वॉज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू ऑफ द अर्स्ट वाइल राजा रामनाथा सेतुपति कच्छातीवू वॉज अंडर द, जो इंटरव्यू था इनके अकॉर्डिंग था, कच्छातीवू जो था वो जुरिस्डिक्शन था किसकी, जैमिन के, फ्रॉम द टाइम, सदियों से जो था इन्हीं के अंडर आता था। लेकिन जब लोकसभा में डिबेट हुई 1974 में, तब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो थे स्वर्ण सिंह, इन्होंने कहा कि भाई डिसीजन तब लिया गया है जब बहुत ही एग्जॉस्टिव रिसर्च ली गई है हिस्टोरिकल और पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए, तभी जाके श्रीलंका को ये कच्छातीवू दिया गया। ठीक है, मतलब देखो भाई सिंपल सी बात है, एक आइलैंड है ना, ये इंडिया का रामेश्वरम मान लेते हैं, यहाँ पे एक आइलैंड है, ये श्रीलंका है ना। अभी मैंने जैसे फ़ोटो दिखाई थी, हमने शुरू में तो बाउंड्री लाइन हमने कुछ ऐसे ऐसे बना दी 1 माइल ऑफ द वेस्ट कोस्ट, लेकिन 1974 में इन्होंने बात करी, इन्होंने डिसाइड किया, इंडियन डिसाइड किया कि भाई इन दी एंड जो है श्रीलंका को हम दे देते हैं। लेकिन एक भारत के अखबारों में भी ये छुपा रहा था कि भाई रामनाथ सेतुपति के द्वारा ये बोला गया था कि सदियों से जो है कच्छातीवू जो है भारत का ही पार्ट रहा है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि भाई भारत के मछुआरे कहने हैं कि भाई हम गलती से इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन होनी ये हमारे ही पार्ट है। श्रीलंका वाले कहते हैं कि अगर हमने इनको दे दिया तो तमिलनाडु के मछुआरे जो है बॉटम ट्रॉलिंग करके वहाँ की सारी मछलियों को मार देंगे। तो 1974 के पैक्ट को वापस से रिसीव मतलब लिया कैसे गया, वापस से नहीं, मतलब कैसे वहाँ की सरकारों ने कैसे लिया, ऑब्वियसली बात है अपोज किया, है ना। तो प्रेजेंट डे जो है कच्छातीवू रिट्रीवल की, कि भाई कच्छातीवू वापस लो, इसके ओरिजिन जो थे उसके अपोजिशन जब चल रही थी, जब 1974 में पैक्ट किया गया था, तब से दोनों सदनों में डिबेट हुई थी 1974 में, है ना। और मोस्ट ऑफ द अपोजिशन जो आया था डीएमके से आया था, या फिर एआईएडीएमके से आया था, जनसंघ से आया था, स्वतंत्रता से आया था, और सोशलिस्ट पार्टी से आया था। और दोनों इन सब ने वॉकआउट कर दिया था दोनों सदन से। जो पिछले प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, वो तब जनसंघ के लीडर हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि जो डिसीजन लिया गया है आइलैंड को ट्रांसफ़र करने का, ये लोगों से पीछे से छुपा के लिया गया है, पार्लियामेंट से भी छुपा के लिया गया है। तब जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे करुणानिधि 1973 में, और जब वो तब सीएम हुआ करते थे जब ये बात चल रही थी, इन्होंने इंदिरा गांधी से अर्ज किया था कि जो पॉपुलर फीलिंग है तमिलनाडु के लोगों की, वो इस फेवर में है कि कच्छातीवू को रिटेन कर लिया जाए, भारत के पास वो माना जाता है, ना कि तमिलनाडु, वो सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, वो पूरे भारत का है, इन्होंने ये कहा था। फिर इन्होंने एक लेटर भी लिखा था जिन्होंने कहा था कि भाई ये रिट्रीव कर लिया जाए, है ना। तो बेसिकली अब क्या हुआ है, वापस से इशू क्यों रिवाइव हो गया है, कच्छातीवू इशू जो था 1994 में फिर से रिवाइव किया गया सीएम जयललिता के द्वारा। इन्होंने इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में कहा कि भाई हमें इसको रिट्रीव करना ही है। इन्होंने अपनी डिमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया to one of the getting the island back through a lease or in perpetuity. In the last 15 years, both जयललिता छोड़ो फिर सेंटर केंद्र सरकार ने क्या कहा, 2013 में यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भाई क्वेश्चन ऑफ रिट्रीवल ऑफ कच्छातीवू फ्रॉम श्रीलंका डिड नॉट अराइज एज टेरिटोरी बिलोंगिंग टू इंडिया वाज सीडेड टू श्रीलंका। सीड कर दी गई थी, बेसिकली दे दी गई थी, है ना। इंडिया ने ये भी कहा कि जो आइलैंड जो है ये कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट है बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड सिलोन श्रीलंका, एंड देयर वाज नो, कोई एग्रीड बाउंड्री नहीं हुआ करती थी। अब मैटर ऑफ, देखो भाई एक पुराना समय का डिस्प्यूट है ब्रिटिश इंडिया और सिलोन के बीच का, तब भी बाउंड्री नहीं थी। इसको रिजॉल्व करने के लिए 1974-76 में एग्रीमेंट करे गए, जिसके अंतर्गत कच्छातीवू को दे दिया गया, है ना। फिर दिसंबर 2022 में सेंटर ने पॉइंट आउट किया राज्यसभा में अपने रिप्लाई में कि कच्छातीवू जो है श्रीलंकन साइड ऑफ द इंडियन श्रीलंकन इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री पे है। बस क्लियरली इन्होंने बोल दिया है कि कच्छातीवू जो है, अगर आप एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री, ये मान लो यहाँ भारत है, श्रीलंका है, तो कच्छातीवू कहाँ पे है, ये श्रीलंका की साइड में है, ठीक है, ये इंडिया ने बोल दिया है। इसकी वजह से, और ये भी इन्होंने कहा कि जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट के सब जुडिस में है। तो ये वाला आर्टिकल अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छे थे, आपको पता भी होनी चाहिए। सो बेसिकली आरबीआई एक लेकर आया है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, है ना। तो थोड़ा सा हम बस जस्ट ही जान लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरी इसमें यही है
वही 17 अगस्त में आरबीआई ने कमेंस किया था एक पायलट प्रोग्राम जिसका नाम था पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, है ना। सेंट्रल बैंकिंग रेगुलेटर ने ऑब्जर्व किया कि जो डाटा रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस रेस्ट विद दी डिफरेंट एंटिटीज़, छोड़ो ज़रूरी देखते हैं। देखो भाई 17 अगस्त में आरबीआई ने कमेंस किया एक पायलट प्रोग्राम जिसका नाम था पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, है ना। ये फ़ायदा क्या करेगा भाई, आप लोन जो होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। सारी बात ये हो रखी है लोन की। फिर इन्होंने समझाया कि भाई क्रेडिट अप्रेजल क्या होता है। क्रेडिट अप्रेजल ये होता है जब बैंक किसी को लोन देता है तो वो देखता है कि सामने वाला जो है लोन रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ताकि बैंक समझ सकता है कि उसकी बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है या फिर उसको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है ना। ये जो नया प्लेटफॉर्म है इसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि सबके सब जो होंगे कॉमन एक उसमें आ जाएंगे, कॉमन सिंगल प्लेस में आ जाएंगे। इसकी वजह से फ्रिक्शनलेस और टाइमली डिलीवरी हो पाएगी लोन्स की। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सेंट्रल बैंकिंग रेगुलेटर ने शुरू किया था किसान क्रेडिट कार्ड की लोन के तौर पे, जिसमें 1.5 लाख से कम लोन दिए जा रहा था। और इसमें इन्होंने ये भी टेस्ट किया था कि एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, खासकर एमपी में, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र में इन्होंने ये लेकर आए थे। ये है क्या, ये जो प्लेटफॉर्म है ये इस प्रेमिसेस के ऊपर बेस्ड है कि भाई जितने भी प्रोग्राम ऑनगोइंग प्रोग्राम चल रहे हैं उसके आधार पे इन्होंने बेस बना रखा है। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है विल बी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा बाय इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी आरबीआई इनोवेशन हब के द्वारा। द प्रपोज एंड टू एंड प्लेटफॉर्म विल हैव एन ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, API एंड स्टैंडर्ड्स थ्रू विच ऑल फाइनेंशियल सेक्टर प्लेयर्स वुड बी एबल टू कनेक्ट सीमलेसली इन अ प्लग एंड प्ले मॉडल। मतलब एक प्लेटफॉर्म होगा, सब आएंगे उससे जुड़ेंगे with the participation from central banks. सो बेसिकली इसका पर्पस क्या होगा, जितने भी एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड बैंक ने इन्होंने कहा कि भाई अगर इसका ऐसे आने से इंफॉर्मेशन की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ेगी, प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ फैक्ट बेस्ड एंड क्विक क्रेडिट असेसमेंट अब मिल पाएगा, है ना। बोरोअर्स को भी फ़ायदा होने वाला है कि भाई इनको लो कॉस्ट की कैपिटल मिल पाएगी, जल्दी मिल पाएगी। तो मतलब सारी बात ये आरबीआई की सर्वे की भी बात करी कि इन्होंने कहा था कि प्रोसेसिंग ऑफ द फार्म लोन्स यूज टू टेक 2 to 4 वीक्स एंड कॉस्ट अबाउट 6% ऑफ द लोन टोटल वैल्यू। ऑल इन ऑल द लैंडिंग प्लेटफॉर्म वुड ब्रिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, क्विकर डिसबर्समेंट एंड स्केलेबिलिटी। मतलब एक आपको बस एक ही चीज़ याद होनी चाहिए कि किसानों के लिए फ़ायदा करने वाली एक चीज़ आ रही है, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया है बस, जिससे लोन सस्ते हो जाएंगे उनको मिलने में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम दोबारा से मिलते हैं। अलविदा, बाय बाय, टाटा। आप सब अपना ख्याल रखना, मन लगा के पढ़ना। ओके, बाय बाय।